क्या आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट्स को स्पेस पर पहुंचाते टाइम उनका प्रिसाइज पोजीशनिंग किस तरह से डिसाइड किया जाता है? उनका मोशन और प्लैनेट्स का मोशन एग्जैक्टली हम लोग प्रेडिक्ट किस तरह से कर सकते हैं? कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब तक स्टेशनरी है तो तब तक वो स्टेशनरी ही रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब कोई ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो, उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे ही रहेगा जब तक उसे रोकने वाली फोर्स ना आ जाए या फिर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे मूव करने वाला कोई फोर्स ना आए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है वो उसी सिचुएशन में रहने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं और ये प्रॉपर्टी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में होता है और यही बेसिस बनता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाइड होने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड है, सभी डायरेक्शन के इक्वल फोर्स है, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा और वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव हो रहा होगा। और अगर उस पर अप्लाई होने वाले कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ जाए या फिर अनबैलेंस फोर्स आ जाए तो उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है वो मूव होने लगेगा, या तो फिर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या फिर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी या बढ़ जाएगी या तो स्टॉप हो जाएगी। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के आने पर ही जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में या उसकी स्टेशनरी पन में चेंजेस आते हैं, इसी को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। सेकंड रूल, तो ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में जो चेंज आता है, इस चेंज के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले फोर्स का डेफिनेशन देना पड़ेगा और इसके डेफिनेशन को ही न्यूटन का सेकंड रूल कहते हैं। फोर्स का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से बोले, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको मोमेंटम पता होगा लेकिन याद नहीं होगा। मोमेंटम मतलब 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, मास एंड वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसी वेलोसिटी अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसका मोमेंटम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग साइकिल का मोमेंटम कम है, उसके कंपेरिजन में मूविंग ट्रक उसी वेलोसिटी में उसका मोमेंटम ज़्यादा है। या फिर सेम मास के 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो तो ज़्यादा वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, कम वेलोसिटी के सेम मास वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा। तो अब एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई हो जाता है तो इस मोमेंटम में चेंज आ जाता है। तो हम कोई भी फोर्स जब अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ दिस थिंग। मतलब फोर्स कितना है अगर आपको पता करना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आया है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक अगर नोन है तो दूसरे अननोन को हम पता कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। रिलेशन ये है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब आप समझ गए कि आइदर चेंज इन डायरेक्शन वाला मूवमेंट है या चेंज इन स्पीड वाला मूवमेंट है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इस एक्सेलरेशन को उसी ऑब्जेक्ट के मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फोर्स। इस चीज़ को दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। तो डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन को सेपरेट कर दो, v और m को साथ में कर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो डी पी बाई डी टी दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो कोई अप्लाइड फोर्स से जो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज आता है उसके हम फोर्स से पता लग सकते हैं, या फिर फोर्स कितना है वो पता करने के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी और F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू F, यानी कि माफ। न्यूटन का थर्ड लॉ कुछ इसी तरह है, जस्ट जोकिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसी का रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बोर्ड पर से जंप कर रहे हो तो जब आपके पैरों के जंपिंग फोर्स की वजह से बोर्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। अगर बोर्ड जमीन पर होती तो इतना रिएक्शन फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आता। फ्रिक्शन क्या है आपको पता है, नहीं पता होगा तो उस पर बाद में बात करेंगे। उसी की तरह आप अगर कोई बंदूक से बुलेट शूट कर रहे हो तो बुलेट का जो फोर्स है वही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रिकॉइल फोर्स अप्लाई करता है।
तो हमेशा कभी भी कोई भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब सोचो, जब रॉकेट ऊपर लॉन्च होता है तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? नीचे, करेक्ट। तो नीचे फोर्स अप्लाई करने से जो रिएक्शन फोर्स आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी की वजह से रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है स्पेस में जाने के लिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि रॉकेट की मोशन और प्लैनेटरी मोशन को किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इनमें इन 3 रूल्स का यूज होता है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी रूल्स है जो इन 3 रूल्स में से निकले हुए हैं। वो क्या है, कमेंट्स में बताइए। लेट मी चेक आपको कितना आइडिया है, और उसके बाद में इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और इसे शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको ये सीखने को मिले। और कुछ और सीखना हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस।